बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारी बुक का चैप्टर नंबर 7 है, उसकी एक्सरसाइजेज में से लिया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं जिसके अंदर कुछ ब्लैंक होता है, हमने उसको फिल करना होता है, तो हम उस स्टेटमेंट को कैसे फिल कर सकते हैं, मीन उसको हम फिल इन द ब्लैंक्स का नाम देते हैं। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट अवेलेबल है जिसमें हमने ये फाइंड करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट हमारी जो है फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे हल करना चाहिए और जो आपकी स्टेटमेंट्स फॉल्स और ट्रू है उनको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज के लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर हमारा 7 है, इसका नाम है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आज जो लेक्चर है ये एक्सरसाइज 1 है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स की सबसे पहले बात करेंगे। स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब ये है कि एग्जाम के अंदर आपको कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स मिलती हैं जिनके अंदर कोई ब्लैंक स्पेस मौजूद होती है। वो स्टेटमेंट आपने खुद से कंप्लीट करनी होती है। किसी भी जगह पे कोई एक ब्लैंक स्पेस होगी, आपने उस ब्लैंक स्पेस के अंदर कोई अप्रोप्रिएट कीवर्ड जो है वो यूज करना होता है। तो स्टूडेंट्स, अब बात यह है कि वो अप्रोप्रिएट कीवर्ड आप कैसे यूज करेंगे। आया आप तमाम जो कीवर्ड्स हैं उनको याद रखेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आपके पास आपकी बुक के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे जो है वो आपके पास टॉपिक्स हैं, आप तमाम को याद नहीं रख सकते। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आइडिया ये लेना होता है कि आपके पास जो स्टेटमेंट मौजूद है उस स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़िए, उस स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझिए और पॉसिबल है कि उस स्टेटमेंट्स में से ही आपको वो स्पेसिफिक कीवर्ड भी मिल जाए, या इवन आपको ये ज़रूर आइडिया हो जाएगा कि उस स्टेटमेंट को पढ़ने से कि ये स्टेटमेंट किस एरिया से ली गई है, और फिर उस एरिया से रिलेटेड आप ये देख सकते हैं कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन हो सकती है या किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन हो सकती है। तो आप वो स्पेसिफिक कीवर्ड जो है वो लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड मल्टीपल प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी एट वन टाइम इज कॉल्ड डैश। और स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को जरा अच्छी तरह स्टार्ट से एंड तक पढ़िए कि क्या पूछा जा रहा है। बेसिकली एक डेफिनेशन है, द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड मल्टीपल प्रोग्राम्स। और स्टूडेंट्स, उसका मेजर जो कीवर्ड है स्टेटमेंट पे वो है लोड मल्टीपल प्रोग्राम्स, कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को लोड करता है इनफैक्ट इनटू मेमोरी एट वन टाइम इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहते हैं, उस कैपेबिलिटी का नाम क्या है कि ओएस जो है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को अगर मेमोरी के अंदर लोड करता है तो उसकी जो ये कैपेबिलिटी है उसको क्या नाम हम देते हैं। स्टूडेंट्स, जहां पे मल्टीपल की बात आई वहां पे आपके आंसर में जो है वो मल्टी का वर्ड आएगा, क्योंकि अगर मल्टीपल की बात नहीं होती फिर यूनी का वर्ड आता है। यूनी मतलब कि सिंगल, तो मल्टीपल मीन मल्टी। तो मल्टी बेसिकली क्या हो रहा है, मल्टीपल प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी मीन मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। तो हमने अपने लेक्चर्स के अंदर देखा था कि ये डेफिनेशन आपकी मल्टी टास्किंग की डेफिनेशन है। तो आप यहां लिख सकते हैं मल्टी टास्किंग। स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रोग्राम्स को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का नाम भी देते हैं, उसके साथ हम उसको टास्क का नाम भी दे सकते हैं। तो मल्टीपल प्रोग्राम्स को अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैनेज कर रहा है तो फिर इसका मतलब है आप उसको मल्टी टास्किंग का नाम दे सकते हैं, कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक से ज़्यादा टास्क एक वक्त में परफॉर्म करवा सकता है। नेक्स्ट वन, अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। स्टूडेंट्स, अब बात क्या है यहाँ पे, अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अलाउ करता है मल्टीपल यूजर्स टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क, कि मल्टीपल यूजर्स जो है मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगेन इसके अंदर मल्टीपल का वर्ड आपका यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा उसमें मल्टी का वर्ड यूज होगा। अब मल्टीपल यूजर्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको ये फैसिलिटी देता है, वो सिंपल, वेरी सिंपल, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन जो स्टेटमेंट आपको गिवन है उसके अंदर से आपको आंसर जो है वो मिल रहा है। मल्टीपल का भी वर्ड आपको मिल गया और यूजर का वर्ड भी आपको मिल गया। सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है और क्या कहना चाह रही है, और फिर उसको रिलेट करें जो आपने लेक्चर्स या आपने बुक के अंदर कुछ पढ़ा हो इससे रिलेटेड, वो उससे रिलेट करें तो आपको जो आंसर है वो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज एक्सप्लोरर ऑफर्स मेनी एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डैश एंड डैश। स्टूडेंट्स, विंडोज एक्सप्लोरर
हमने फीचर्स ऑफ विंडोज़ के अंदर पढ़े थे कि विंडोज़ एक्सप्लोरर भी एक फीचर है उसका। विंडो एक्सप्लोरर अब क्या करता है, बेसिकली वो एक्शन परफॉर्म करता है किसके ऊपर, वो आपके कंप्यूटर की जो फाइल्स और फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स तो हैं ही, फोल्डर्स के अंदर जो फाइल्स होती हैं उसके बारे में बेसिकली बात की गई है, परफॉर्म्ड ऑन फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो ये बात आप याद रखिएगा कि फाइल्स एंड फोल्डर्स। So Windows Explorer offers many actions that can be performed on files and folders. Fourth one, Dash is a set of computer programs that manage the hardware and software resources of a computer. Students, अब इसमें सबसे पहले आपके जो स्टेटमेंट सबसे स्टार्ट के अंदर आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। अब इसके अंदर कौन सा कीवर्ड आप लिखेंगे, डैश इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर। और स्टूडेंट्स, आपने ये देखना है कि ये डेफिनेशन कि ऐसी कौन सी चीज है कि जो कंप्यूटर्स की सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो रिसोर्सेज होती हैं उनको मैनेज करती है, और वो आपका कोई सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स है बेसिकली। अब सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड आपकी कौन सी चीज़ हो सकती है जो कंप्यूटर्स में मौजूद है, जो हार्डवेयर को भी मैनेज करती है और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को भी मैनेज करती है? वो एक ही चीज़ है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि विंडोज़ है, या जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आंसर आएगा। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डेफिनेशन है, मैं इन शॉर्ट उसको ओएस लिख देता हूँ, आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिखते हैं तो वो सही होगा आंसर, ओएस भी लिखेंगे तो आंसर आपका ठीक होगा। अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर, देखते हैं कि हमारे पास और कौन सी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जिसके अंदर जो ब्लैंक्स है उनको हम कैसे फिल कर सकते हैं। तो आगे फिर नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द वर्क एरिया ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड डैश। और स्टूडेंट्स, वर्क एरिया, जिस एरिया के अंदर आप काम करते हो, जो बेसिक एरिया होता है, जब भी आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑन होता है तो आपको एक स्क्रीन के ऊपर जो नजर आता है दैट इज बेसिकली योर वर्क एरिया। आप उस एरिया के थ्रू फिर जो भी आपने फंक्शन परफॉर्म करना है आप वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मीन आपने अगर फाइल ओपन करनी है फाइल ओपन करते हैं, फोल्डर ओपन करना है फोल्डर ओपन करते हैं, कोई आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करना है आप जो है उस एरिया के थ्रू ओपन करते हैं। अब उस एरिया का स्पेसिफिक नाम क्या है, याद रखिएगा, उसको हम डेस्कटॉप का नाम देते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपके विंडोज जो आपको स्क्रीन पे शो करवाता है दैट इज बेसिकली डेस्कटॉप। तो द वर्क एरिया ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड डेस्कटॉप। तो मैं यहां पे डेस्कटॉप को मेंशन कर देता हूं, डेस्कटॉप। स्टूडेंट्स, इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर से आप ये कीवर्ड जो है वो ज़हन में बिठा सकते हैं कि जो वर्क एरिया ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम डेस्कटॉप का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल डिलीटेड आइटम्स आर स्टोर्ड इन डैश। फ्रेंड्स, जब भी विंडोज के में आपने अगर कोई फाइल अपने कंप्यूटर से डिलीट करनी है, जब फर्स्ट टाइम उसको डिलीट आप कर देते हैं, फ्रेंड्स वो फाइल किस में जाती है, वो एक और आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम मौजूद है उसके अंदर सेव हो जाती है, और स्पेसिफिक टाइम के बाद उस एप्लीकेशन प्रोग्राम से फिर परमानेंटली डिलीट हो जाती है, या आप खुद से भी उस एप्लीकेशन प्रोग्राम से उसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, वो कौन सा प्रोग्राम है, ऑल डिलीटेड आइटम्स आर स्टोर्ड इन, उसको हम रिसाइकिल बिन का नाम देते हैं। अगेन इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में बिठाने के लिए आप बिन का वर्ड यूज कर सकते हैं, इसमें आप गार्बेज वगैरह फेंकते हैं, और गार्बेज यहाँ पे भी आपका जो गार्बेज ही है, क्योंकि जो आप फाइल डिलीट करना चाह रहे हैं इट मीन्स कि आपको उसको उस फाइल की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी बिन होगी। लेकिन सिर्फ उसके साथ रिसाइकिल का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि वो फाइल आपसे जो है वो डिलीट हुई है लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि वो डिलीट नहीं करनी थी आपने, तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं, दोबारा से उसको अपने डेस्कटॉप के ऊपर या किसी भी फोल्डर के अंदर उसको कॉपी किया जा सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिसाइकिल बिन। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन। Next question. Dash is the name of special folder which is the default storage location for lots of application programs. Students, जब भी आपने कोई चीज़ कॉपी करनी है तो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक स्पेसिफिक फोल्डर मौजूद है। उस फोल्डर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो तमाम चीज़ें वो स्टोर होती हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने कुछ टाइपिंग की है, टाइपिंग करने के बाद आप जब उसको सेव करते हैं
तो सेव करने के लिए जो वो आपको पाथ देगा, जो जगह बताएगा जहाँ पे उसने सेव करनी है आपकी फाइल, वो बेसिकली वो स्पेसिफिक फोल्डर होगा जो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। लेकिन आप उस लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, ये आपको जो है वो फैसिलिटी आपको अवेलेबल है, आप उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। अब वो कौन सा स्पेशल फोल्डर होता है जहाँ पे आपकी तमाम जो मोस्टली जो आपकी एप्लीकेशन है उनका जो डाटा है वो स्टोर होता है जाके, दैट इज माई डॉक्यूमेंट्स। इसको सिर्फ कीवर्ड याद रखें कि डॉक्यूमेंट्स को सेव करना है, तो इसमें माई डॉक्यूमेंट्स का जो फोल्डर आपका होता है वो ये काम करता है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए माई डॉक्यूमेंट्स। तो माई डॉक्यूमेंट्स इज द नेम ऑफ ए स्पेशल फोल्डर विच इज द डिफॉल्ट स्टोरेज लोकेशन फॉर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। बट याद रखिएगा आप इसको चेंज कर सकते हैं। The ability to manage more than one microprocessor is called the dash। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कीवर्ड देखिए माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ है और बात की गई है एबिलिटी टू मैनेज मोर देन वन माइक्रो प्रोसेसर, कि एक से ज्यादा प्रोसेसर। अब अगेन हमने शुरू में जो क्वेश्चन देखे थे वहां भी हमने जब मल्टी की बात की थी, मीन एक से ज्यादा की बात की थी, तो हमने आंसर जो हमारा आया था उसमें मल्टी का वर्ड यूज हुआ था। अब यहाँ पे भी क्योंकि मोर देन वन माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है, इट मीन्स यहाँ भी आपका जो है मल्टी का वर्ड यूज होगा। अब मल्टी क्या चीज, मल्टी प्रोसेसिंग। इट मीन्स द एबिलिटी टू मैनेज मोर देन वन माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड द मल्टी प्रोसेसिंग। मैं यहां पे लिख देता हूं मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग मीन आपका एक से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में अगर यूज हो रहा है तो इट मीन्स मल्टी प्रोसेसिंग जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कर सकता है। Next question. Dash refers to the capability to attach a device with computer and start to use it. Students, अब इसको एक दफा फिर जरा रीड करें अच्छी तरह और फिर देखें यहाँ पे क्या आंसर आएगा। Dash refers to the capability to attach a device with computer and start to use it. मीन ये कोई ऐसी कैपेबिलिटी है कि अगर आप कोई भी डिवाइस अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ तो आप उसको जो फौरन यूज करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमने ये बात पढ़ी थी अपने लेक्चर्स के अंदर कि जो भी डिवाइस या जो भी हार्डवेयर हम कंप्यूटर से अटैच करते हैं हम उसका ड्राइवर इंस्टॉल जरूर करते हैं। ड्राइवर की बात मैंने आपको बताई थी कि ड्राइवर का वही कॉन्सेप्ट है जो गाड़ी के ड्राइवर का है, कि गाड़ी आपने खरीद ली, एक हार्डवेयर आपने ले लिया, लेकिन आप उसको तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक उसकी ड्राइविंग सीट पे कोई ड्राइवर नहीं बैठेगा। वो ड्राइवर आप खुद भी हो सकते हैं या आपने कोई बंदा हायर भी किया जा सकता है। इसी तरह आपके जितने भी हार्डवेयर है कंप्यूटर के अंदर यूज होते हैं उनके लिए भी एक ड्राइवर, उसको सॉफ्टवेयर का नाम ही देते हैं, वो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। वो ड्राइवर्स आप इंस्टॉल करते हैं तो देन वो डिवाइस आपकी जो है वो यूजेबल होती है, अदरवाइज उसको आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं जिनके ड्राइवर्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि ये जो डिवाइस है, ये जो हार्डवेयर है, इसका ड्राइवर कौन सा है, और वो खुद से ही उसको जो है वो इंस्टॉल कर लेता है और आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करना शुरू कर देते हैं। आपको अलहदा से उसके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। अब वो कैपेबिलिटी क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड प्लग एंड प्ले। कि प्लग लगाया और उसके बाद आप प्ले करना शुरू कर दिया आपने। सो प्लग एंड प्ले आपकी ये एबिलिटी है। तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं प्लग एंड प्ले। So plug and play refers to the capability to attach a device with computer and start to use it. So it's again बात ये बताने वाली कि आपको जो स्टेटमेंट है उसी में से कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करें। फाइंड आउट करने के बाद आपके जहन में आइडिया आएगा कि ये आंसर हो सकता है। अब उस आंसर को मैप करें, जो कीवर्ड्स आपने पढ़े होंगे लेक्चर्स के अंदर या सुने होंगे उन कीवर्ड्स से मैप करें और वो स्पेसिफिक आंसर आप लिख लें। इस तरह आपका आंसर सही होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन, डैश शोज द डॉक्यूमेंट्स दैट आर वेटिंग टू बी प्रिंटेड। अब फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिंटेड का वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब है कि प्रिंटर का, जो हमने लेक्चर्स प्रिंटर के बारे में देखा था, वहां से कोई आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्या है, दोबारा पढ़ लेते हैं। डैश शोज द डॉक्यूमेंट्स दैट आर वेटिंग टू बी प्रिंटेड, कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो वेट कर रहे हो, जिन्होंने अभी प्रिंट होना है, वो किस चीज के अंदर शो होते हैं। अब सिंपल स्टूडेंट्स होता ये है कि आपने अगर अपने कंप्यूटर से एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंटर को भेजे तो प्रिंटर एक वक्त में एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके आपको देगा और बाकी डॉक्यूमेंट्स को क्यू में रख लेगा। आपको पता है अगर आप जाते हैं किसी बैंक के अंदर बिल जमा करवाने, अगर एक बंदा होगा तो वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है बिल जमा करवा के फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर 10 बंदे हैं तो एक क्यू बनती है उनकी, और क्यू में 1 बाय 1 फिर जो है वो बंदा बिल जमा करवाता है और फ्री होता है। इसी तरह आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज को मैनेज करता है कि प्रिंटर के अंदर प्रिंट क्यू बनती है।
जिसके अंदर आपकी जो सबसे पहले जॉब होगी प्रिंट जॉब, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड जॉब होगी, फिर थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन जितनी भी जॉब्स होंगी। तो इसका मतलब है प्रिंट क्यू यहां पे आंसर आपका आएगा, प्रिंट क्यू। प्रिंट क्यू शोज द डॉक्यूमेंट्स दैट आर वेटिंग टू बी प्रिंटेड। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि प्रिंटर्स के ऊपर जाके राइट क्लिक करें, आप चेक कर सकते हैं कि प्रिंट क्यू के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, आप उसको कैंसिल करने के बाद आप उसको जो है वो पॉज भी कर सकते हैं। तो ये आप पॉसिबिलिटीज आपको प्रिंट क्यू के थ्रू मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज टू ब्राउज डिफरेंट वेब साइट्स। अब स्टूडेंट्स वेबसाइट और ब्राउज का वर्ड यूज हुआ है, तो सिंपल ब्राउज से आपके जेहन में आता है ब्राउजर। ये याद रखिएगा, ब्राउजर आपका क्या है, जो इंटरनेट यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, जिसमें वेल नोन एग्जांपल आपको गूगल क्रोम की है। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर आता है उसको हम कहते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे आंसर आएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर इज यूज टू ब्राउज डिफरेंट वेब साइट्स। उसका हम इन शॉर्ट IE का नाम भी देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। स्टूडेंट्स यहां पे याद रखिएगा, यहां पे आपने गूगल क्रोम का नाम नहीं लिखना, हालांकि वो भी ब्राउजर ही है, वो भी ब्राउज करता है, डिफरेंट वेबसाइट को यूज होता है इसी काम के लिए, क्योंकि हम विंडोज के पॉइंट ऑफ से बात कर रहे हैं, और विंडोज का जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है दैट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आपका आंसर जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर ही होना चाहिए। नेक्स्ट वन, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डिस्क अटैच्ड टू ए कंप्यूटर सिस्टम। सर यहां पे अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ें, इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिस्क है। तो डिस्क के रिलेटेड आपने लेक्चर्स के अंदर देखा था कि हमने एक यूटिलिटी पढ़ी थी डिस्क मैनेजमेंट। तो इसका मतलब है कि डिस्क मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डिस्क अटैच टू ए कंप्यूटर सिस्टम, कि आपकी डिस्क को मैनेज करना, आपकी डिस्क की पार्टीशन करना, और ये देखना कि किस डिस्क के अंदर कितना डाटा स्टोर हो सकता है। तो यहां पे जो आपका आंसर आएगा वो होगा डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट। So disk management is a process of organizing the disk attached to a computer system. तो सर बेसिकली ये हमारे पास से फिल इन द ब्लैंक्स हमने कुछ देखे, इसके अलावा आपकी बुक में और भी फिल इन द ब्लैंक्स मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं और आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आप उनको जो सॉल्व भी कर सकते हैं। सिर्फ आइडिया ये रखें कि जो स्टेटमेंट आपको गिवन है उस स्टेटमेंट को जरा अच्छी तरह समझिए, समझने के बाद एरिया आइडेंटिफाई करें कि किस एरिया से वो जो स्टेटमेंट ली गई है। उसके बाद उस एरिया के जो आपने लेक्चर्स देखे होंगे या सुने होंगे उन लेक्चर्स को माइंड में रिफ्रेश करें, और फिर स्पेसिफिक जो कीवर्ड है वो आपको जो माइंड में आ जाएगा आप उसको लिख सकते हैं। और कई दफ़ा आपको स्टेटमेंट के अंदर ही जो वो आंसर भी मिल जाता है, जिस तरह मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर आपको जो है वो आंसर मिला। यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर आपको आंसर मिलता है मीन मोर देन वन माइक्रो प्रोसेसर। तो मोर देन वन माइक्रो प्रोसेसर का मतलब है मल्टी, और प्रोसेसर से आप प्रोसेसिंग का वर्ड जो है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह आपको कई दफ़ा स्टेटमेंट के अंदर ही जो आंसर मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और ये देखते हैं कि हमारे पास अगर ऐसी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं और हमने उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट हमारी जो है वो फॉल्स है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं नंबर 1 पे है, प्राइमरी पार्टीशन कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन बेसिक डिस्क। स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन है या स्टेटमेंट आपकी जो है ये प्राइमरी पार्टीशन से रिलेटेड है। बेसिक डिस्क आपकी जो होती है, जो कंप्यूटर के ऊपर आपकी जो मेन डिस्क है उसको हम बेसिक डिस्क का नाम देते हैं। सो यहाँ कहा गया प्राइमरी पार्टीशन कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन बेसिक डिस्क। सो स्टूडेंट्स ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका फॉल्स है, क्योंकि ये हो सकता है इसमें कैन नॉट नहीं हो, ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। इसकी जो ट्रू स्टेटमेंट है वो ये प्राइमरी पार्टीशन कैन बी क्रिएटेड ऑन बेसिक डिस्क। बेसिकली आपकी बेसिक डिस्क के ऊपर ही आपकी प्राइमरी पार्टीशन जो है वो पॉसिबल होती है। सेकंड वन इज MS विंडोज। स्टूडेंट्स याद रखिएगा मैंने आपको पहले ही बताया था कि MS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है जिसका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब स्टूडेंट्स ये बात आपने पढ़ी थी, हमने लेक्चर्स के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ी है। अभी फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमने देखा कि विंडोज आपका जो है वो मल्टी यूजर है, कि एक से ज्यादा यूजर जो है उसको यूज कर सकते हैं सेम टाइम के ऊपर। तो इसका मतलब है कि विंडोज इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, इट्स अ मल्टी यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विंडोज एक्सप्लोरर
लेफ्ट पेन डिस्प्लेज फोल्डर्स एंड ड्राइव्स ऑफ योर कंप्यूटर इन अ ट्री व्यू शेप। स्टूडेंट्स, जब भी आप विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ट्री व्यू शेप के अंदर जो है आपकी ड्राइव्स डिटेल से नजर आती हैं और फाइल्स एंड फोल्डर्स डिटेल से नजर आते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपको गिवन है, इन विंडोज एक्सप्लोरर लेफ्ट पेन लेफ्ट साइड पे ही आपको नजर आता है डिस्प्लेज फोल्डर्स एंड ड्राइव्स ऑफ योर कंप्यूटर इन अ ट्री व्यू शेप। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके अंदर बेसिकली फंक्शनलिटी बताई गई कि विंडोज एक्सप्लोरर जो है उसकी फंक्शनलिटी क्या है, वो क्या आपको शो करता है। तो अगर आपको ये आइडिया है कि वो क्या चीज शो करता है तो आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ट्रू लिख सकते हैं। आप लोग इसको यूज भी करते होंगे तो आप यूज करते हुए आपके जहन में होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या चीज शो होती है। नेक्स्ट वन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एप्पल्स मैकिंटॉश कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत ज्यादा बात की, उसके कंट्रास्ट में हमारे पास जो मार्केट के अंदर एप्पल के कंप्यूटर्स भी यूज होते हैं जिसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसको हम मैकिंटॉश का नाम देते हैं। मेन एप्पल के जो कंप्यूटर्स हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज नहीं करते। एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड मैकिंटॉश। तो मैकिंटॉश कंप्यूटर्स जो है वो एप्पल्स के अंदर यूज होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जिस तरह विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिंटॉश भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज आपका जो है हम लोग जो सिंपल कंप्यूटर्स यूज करते हैं उसके अंदर यूज होता है, लेकिन अगर आप एप्पल का कंप्यूटर यूज करते हैं, एप्पल भी एक कंपनी है, तो एप्पल का जब कंप्यूटर आप यूज करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो मैकिंटॉश होगा। अब कहा यह गया कि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एप्पल्स मैकिंटॉश कंप्यूटर्स। और स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिएगा, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा दिस इज ट्रू कि सबसे पहले GUI इंटरफेस जो है तो एप्पल मैकिंटॉश कंप्यूटर्स के अंदर ही आया था, विंडोज के अंदर उसके बाद में आया था। विंडोज भी आपका GUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पूछा गया फर्स्ट इंट्रोड्यूस, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो था वो एप्पल ने करवाया था GUI इंटरफेस। तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू मैनेज ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। स्टूडेंट्स, अब ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन डेफिनेटली आपको याद होगी क्योंकि हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सिंपल डेफिनेशन ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू मैनेज ऑल हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज की बजाय ये लिख दिया गया टू मैनेज ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट, सिर्फ वर्ड्स को चेंज किया गया, अदरवाइज कॉन्सेप्ट सेम है। ऑल काइंड का यही मतलब है कि तमाम जो आपकी हार्डवेयर रिसोर्सेज और तमाम जो आपकी सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज है उनको मैनेज करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है ये बेसिकली ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 प्राइमरी पार्टीशंस आर पॉसिबल। स्टूडेंट्स, हमने पार्टीशंस के अंदर देखा था कि हमारे पास जो प्राइमरी पार्टीशंस है वो मैक्सिमम 4 पार्टीशंस अवेलेबल हो सकती हैं। हम 4 पार्टीशंस में अपनी डिस्क को डिवाइड कर सकते हैं, या दूसरी तरीका ये है कि हम 3 प्राइमरी पार्टीशंस करें और एक हमारी एक्सटेंडेड पार्टीशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम 2 प्राइमरी पार्टीशंस, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है क्योंकि आप जो है वो 4 मैक्सिमम कर सकते हैं और मिनिमम 3 और प्लस एक जो है आपकी वो एक्सटेंडेड पार्टीशन हो सकती है। तो ये आपका फॉल्स है स्टेटमेंट। विंडोज चेक्स द फाइल एक्सटेंशन अगेंस्ट अ डेटाबेस ऑफ रजिस्टर्ड फाइल टाइप्स। स्टूडेंट्स, अब इसमें देखिए फाइल एक्सटेंशन की बात हुई है। सबसे पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि फाइल एक्सटेंशन किस काम के लिए यूज होती है। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपने कोई फाइल जो है वो सेव की अपने कंप्यूटर के ऊपर, उसकी एक्सटेंशन है .doc मीन .doc। आपने फाइल का नाम रखा फर्स्ट, तो आपका जो फाइल सेव होगी वो first.doc मीन first.doc के नाम से सेव होगी। अब जब भी आप उस फाइल को ओपन करना चाहेंगे तो विंडोज के पास जो रजिस्टर्ड डेटाबेस है, रजिस्टर्ड फाइल टाइप्स की डेटाबेस है, उसके अंदर उसको पता है कि .doc की जो फाइल है वो उसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ओपन करनी है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह जिस फाइल की जो भी एक्सटेंशन होती है विंडोज उसको चेक करते हुए वो फाइल स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन करता है। स्टूडेंट्स, कभी ऐसा नहीं होता कि आपने अगर कोई मूवी डाउनलोड किया और मूवी आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ओपन हो जाए, क्योंकि मूवी की आपकी फाइल एक्सटेंशन डिफरेंट होगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट की फाइल एक्सटेंशन डिफरेंट होगी। तो विंडोज के पास एक डेटाबेस मौजूद होती है जिसमें रजिस्टर्ड फाइल टाइप्स जो है वो सेव होती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेंशन किया गया कि विंडोज चेक्स द फाइल एक्सटेंशन अगेंस्ट अ डेटाबेस ऑफ अ रजिस्टर्ड फाइल टाइप्स, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है कि जो भी फाइल्स ने ओपन करनी है उसकी फाइल एक्सटेंशन को वो लाजमी तौर पे चेक करेगा। कहाँ से? उस डेटाबेस से जिसके अंदर रजिस्टर्ड फाइल टाइप्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी ट्रू स्टेटमेंट है आपकी। नेक्स्ट वन,
डिस्क मैनेजमेंट इज यूज टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज ज़हन में बिठाएं और अच्छी तरह इसको पढ़िएगा। हो सकता है आप अगर इसको जल्दी में पढ़ें और आप इसको लिखते हैं कि ये ट्रू है, लेकिन पॉसिबल है ये फॉल्स भी हो सकता है। अब कैसे, अब जरा गौर से इसको देखिएगा। डिस्क मैनेजमेंट इज यूज टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। हमने देखा था डिस्क मैनेजमेंट डिस्क को मैनेज करने के लिए यूज होती है, फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए यूज नहीं होती। मेन डिस्क मैनेजमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप पार्टीशन कर सकते हैं डिस्क की। स्टूडेंट्स ये डिस्क हार्ड डिस्क की बेसिकली बात की जा रही है। और फाइल्स एंड फोल्डर्स के लिए हमने लेक्चर्स के अंदर ये देखा था कि फाइल मैनेजमेंट जो है वो यूज किया जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर फाइल लिखा होता है मीन फाइल मैनेजमेंट तो फिर ये ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट है तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। अब स्टूडेंट सिर्फ देखिए, आप एक वर्ड से आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू से फॉल्स हो गई। तो इसलिए पढ़ने में कभी भी जल्दी ना कीजिएगा, अच्छी तरह पढ़िएगा, देख के पढ़िएगा, हर वर्ड को जो है वो स्पेसिफिकली रीड कीजिएगा और फिर अंडरस्टैंड कीजिएगा कि आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट इज यूज टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम, ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि बेसिकली ये काम जो है फाइल मैनेजमेंट करती है। तो फाइल मैनेजमेंट इज यूज टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने ये देखा कि अगर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में क्वेश्चंस आते हैं तो हम स्टेटमेंट को कैसे रीड करते हैं, स्टेटमेंट को कैसे याद रखते हैं, स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, और समझने के बाद हम ये देखते हैं कि किस एरिया से ये स्टेटमेंट ली गई है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि आया जो हमारा आंसर है, जो आंसर हमने लिखना है ब्लैंक स्पेस के अंदर, वो आंसर हमारा स्टेटमेंट के अंदर ही तो मौजूद नहीं है। अगर अंदर ही मौजूद है हम वहीं से फिर उसको आंसर को लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि जब भी आपने स्टेटमेंट को रीड करना है, उसको समझना है, उसका एरिया जरूर आइडेंटिफाई करें। एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद आपको आंसर जो है उसके ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपका आंसर जो है वो ठीक हो। स्टूडेंट्स उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि अगर हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट्स मौजूद हो जो बेसिकली जो उसमें से कुछ ट्रू हो और कुछ फॉल्स हो, तो हम उनको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स के अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि सिर्फ एक वर्ड से जो है वो आपका ट्रू से फॉल्स हो सकता है स्टेटमेंट, और फॉल्स से ट्रू भी हो सकती है। तो इसलिए जो स्टेटमेंट्स ट्रू फॉल्स की होती हैं उनको स्टार्ट से एंड तक अच्छी तरह रीड करें और फिर कॉन्सेप्ट समझें कि ये क्या कहना चाह रही है स्टेटमेंट। उसके बाद आप अगेन एरिया आइडेंटिफाई करें और फिर ये देखेंगे स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। और स्टूडेंट्स इसके अंदर भी आपको कई दफ़ा क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर जो है वो अवेलेबल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।